हाय मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, हम जो है हिंदी के चौथी क्लास में बात कर रहे हैं। 3 क्लास इससे पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी भाग 4 आप इससे पहले की 3 कक्षाएं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और देखिए, इसमें भी जो हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की बात कर रहे हैं। वर्णमाला पर हम विचार कर रहे थे। और देखिए प्यारे छात्रों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि वर्ण विचार क्या होता है, और उसी क्रम में हम बात कर रहे थे। देखिए, हमने जो वर्णमाला थी या वर्ण विचार जो थे आपके, इसमें से जो वर्ण विचार थे इसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ था। एक स्वर के रूप में बांटा हुआ था और दूसरा प्यारे छात्रों व्यंजन के रूप में बांटा हुआ था। स्वर में बता चुका था कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे जो वर्ण होते हैं उनको स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है उनको हम व्यंजन के रूप में जानते हैं। अब देखिए, इसमें भी जो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे स्वरों के भेद की बात करेंगे। देखिए, मैं बहुत अच्छी चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है और आप हमेशा जो है कंफ्यूजन में रहते हैं। आज मैं उसी कंफ्यूजन को आपसे दूर करने वाला हूं जो है। तो इसी क्लास में आप इन चीजों को, जो स्वर के जो भेद हैं अनेक प्रकार से, हम उनकी बात करेंगे। और देखिए, स्वर के भेद में हमने 2-3 चीजों को पढ़ भी लिया था। जैसे देखिए, एक हम पढ़ चुके थे ह्रस्व स्वर पढ़ चुके थे, एक हम जो है, और एक इसी क्रम में हम दीर्घ स्वर की बात कर चुके थे। और इसी क्रम में हम आगे की ओर जो है प्लुत स्वर पर हम इस क्लास में बात करेंगे। इन 2 स्वरों पर जो है हम अपनी पिछली जो कक्षा थी उसमें बात कर चुके हैं। अब आइए हम इस क्लास में प्लुत स्वर पर बात करते हैं। देखिए, इस क्लास में हम जो है प्लुत स्वर पर सबसे पहले बात करते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम जो है प्लुत स्वर। देखिए, जब कभी भी हम किसी वर्ण की जो ध्वनि को एक लंबे समय तक अगर हम उच्चारित कर दें तो वही जो लंबे समय तक उच्चारित होने वाली जो ध्वनि होती है वही आपकी प्लुत स्वर कहलाती है। जैसे देखिए, अब मैंने कोई भी एक वर्ड लिया, जैसे मैंने एक वर्ड लिया अ, अगर मैं इसी को लंबा खींच दूं अ, तो अब देखिए, जब मैंने इसको लंबा खींचा तो वही जो लंबी जो ध्वनि है वही आपकी प्लुत स्वर है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में, या देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर छोटा बच्चा बाहर खेल करके आया हो या शैतानी कर रहा हो और उसमें थप्पड़ मार दीजिए एक जो है, और थप्पड़ मारने के पश्चात में वो जब रोने लगता है तो उसकी ध्वनि देखिए एक ही ध्वनि आती है। तो यही जो एक लंबी जो ध्वनि है, यही लंबी ध्वनि जो है आपकी प्लुत स्वर है। तो जैसे हम कभी भी जो गीत जब गाते हैं तो उसमें कभी किसी एक वर्ण की लंबे रूप में आवृत्ति कर लेते हैं, तो वही जो लंबे रूप की आवृत्ति है वही आपका प्लुत स्वर होती है। तो पहली बात याद रखेंगे कि जब कभी भी वर्ण का लंबे समय तक उच्चारण किया जाए तो मेरे प्यारे छात्रों, तो उससे जो प्राप्त जो ध्वनि है, इसी प्राप्त ध्वनि को प्लुत स्वर के रूप में जानते हैं। इसी को जो है हम प्लुत स्वर के रूप में जानते हैं जो है, ये प्लुत स्वर है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है प्यारे छात्रों, यहां हमारी दूसरी बात ये निकल के आती है कि जो प्लुत स्वर है वो कितने होते हैं। तो देखिए, यहां दूसरी बात याद रखेंगे, जो प्लुत स्वर की जो संख्या है वह 8 है। अब कैसे 8 है ध्यान दीजिए, इसमें एक अ आता है, प्लस में जो 7 जो दीर्घ स्वर हैं आपके वो सभी आते हैं। 7 दीर्घ स्वर कौन कौन से थे आपके? बड़ा आ एक था, इसमें बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और 3, 3, 6 और 1, 7।
इस प्रकार से जो 8 हैं ये आपके प्लुत स्वर होते हैं। अब प्रश्न ये बना होगा दिमाग में कि सर जो ह्रस्व स्वर में जो अन्य थे, एक आपका छोटी ई थी, जैसे एक छोटा ऊ था, ऋषि था, सर इनको क्यों नहीं लिया प्लुत स्वर में? तो मेरे प्यारे छात्रों यहां ध्यान देंगे, जब हम ई की ध्वनि का लंबे समय तक उच्चारण करें इसका, तो ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देखिए ई, तो अब जो छोटी ई है ये किस में परिवर्तित हो गई? बड़ी में। और बड़ी क्या है? दीर्घ स्वर। और जब कोई दीर्घ बन जाता है तो वही जो दीर्घ होता है वह आपका जो रखा जाएगा प्लुत स्वर में। अब ऐसे आप ऊ की ध्वनि ले सकते हैं, ऊ, तो जो ऊ है ये भी आपका परिवर्तित हो गया बड़े ऊ में, यानी दीर्घ में परिवर्तित हो गया। और दीर्घ में जब प्यारे छात्रों परिवर्तित हुआ तो ये क्या बन गया? आपका प्लुत की ध्वनि बन गई। तो यहां आपको याद रखना है कि जब कभी भी प्लुत स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 8 है और प्लस 7 जो दीर्घ स्वर है यह आपके प्लुत में आते हैं। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, एक कंफ्यूजन मत रहिएगा, जो हमारी मूल भाषा है, मूल भाषा का मतलब मैं किससे ले रहा हूं? संस्कृत से। प्यारे छात्रों संस्कृत में जो रहते हैं 9 प्लुत स्वर होते हैं। संस्कृत में अगर कभी भी बात की जाए प्यारे छात्रों तो वहां याद रखेंगे कि वहां पर 9 प्लुत स्वर होते हैं और 9 प्लुत स्वर में वहां पर जो है ऋषि को भी सम्मिलित किया जाता है, वहां ऋषि को भी सम्मिलित करते हैं। 8 यही है समान आपके जो है और एक आपका जो है ऋषि हो जाती है। इस तरह से मूल भाषा या जो संस्कृत भाषा होती है उसमें प्यारे छात्रों 9 प्लुत स्वर जो है आपके हो जाते हैं जो है। तो एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और बताता हूं इसमें चीजें। चलिए और देखते हैं इसमें थोड़ी सी बातें और देखते हैं प्लुत में ही। देखेंगे प्यारे छात्रों प्लुत में ही बात कर रहा हूं मैं। जैसे एक सुना होगा आपने ओम, लिख हम ऐसे देते हैं लेकिन इसका ऐसे भी लिख लेते हैं इसको। देखिए बीच में ये जो बना हुआ है ये हिंदी गिनती का है, ये 3 का है। इसका मतलब है कि जो ओ को इतनी बार उच्चारित किया जाए कि 3 बार जो है बुल जाए। यहां ओ यानी इस ओ की ध्वनि हमें 3 बार उच्चारित करनी है। तो इसका मतलब है प्यारे छात्रों यहां पर ये प्लुत स्वर का रूप है। तो जब हम किसी भी ध्वनि को एक लंबे समय तक ले देते हैं तो वही लंबे समय तक आने वाली जो ध्वनि होती है प्यारे छात्रों वही आपकी प्लुत स्वर होती है। जैसे आप देखिए मैंने कहा मैया, तो अब यहां पर या यानी बार बार आते हुए चला जाएगा। तो बार बार आने का मतलब है, अब आप देखेंगे जैसे देखिए एक ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर का जो चिन्ह होता है इसका जो है खड़ी पाई होता है, इसको कहते हैं खड़ी पाई। और जबकि दीर्घ जो स्वर होता है इसका जो चिन्ह होता है गुरु, इसको गुरु कहते हैं। उसी प्रकार से प्यारे छात्रों आपसे यदि पूछ लिया जाए कि जो प्लुत स्वर है इस प्लुत स्वर का चिन्ह क्या है, तो प्यारे छात्रों जब हम किसी भी वर्ण का जब उच्चारण किए तो लंबे समय तक जो ले गई यानी पीछे की ओर ये गई और इसके बाद में इस तरह से ये जो रहता है आपका अपूर्ण चिन्ह होता है, इसका मतलब है अपूर्ण चिन्ह। तो यही जो अपूर्ण चिन्ह यानी इसका मतलब है ये बहुत बार हो सकता है, पता नहीं कितनी बार हो सकता है। तो यही जो स्वरूप का जो ये मेरे प्यारे छात्रों जो चिन्ह है ये आपका प्लुत ध्वनि का या स्वर का चिन्ह है। तो यहां पर मेरे प्यारे छात्रों कभी भी पूछा जाए प्लुत स्वर क्या है, तो जब हम किसी भी ध्वनि का एक लंबे समय तक उच्चारण कर देते हैं तो वही लंबी जो ध्वनि होती है वह प्लुत स्वर के रूप में जानी जाती है। याद रखेंगे। और प्लुत स्वरों की जो संख्या है वो 8 है, जिसमें से एक ह्रस्व स्वर अ आता है, प्लस में जो 7 आपके जो दीर्घ स्वर हैं वह इसमें सम्मिलित होते हैं। देखिए आप इस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत ही हिंदी में नए तरीके से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल जो है
आपने जो चीजें नहीं समझी होंगी आज आपके समझ में बहुत अच्छे से आएंगी जो है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हमने ये जो देखा था अभी, जो स्वरों का प्रकार मात्रा के आधार पर देखा था। अब देखिए प्यारे छात्रों, दूसरा देख रहे हैं हम जो है ओष्ठ की आकृति या बनावट के आधार पर स्वरों का भेद। दूसरा देख रहे हैं हम जो है ओष्ठ की आकृति या बनावट के आधार पर स्वर का भेद। ओष्ठ मीन्स ये होठ, इन होठों की आकृति, ओष्ठ का मतलब यहां पर होठ से है, इसके आधार पर भी जो है स्वरों को विभाजित किया गया है। अब कैसे विभाजित किया गया है उनको देखते हैं। देखिए, ओष्ठ के आधार पर जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वृत्ताकार ओष्ठीय स्वर, दूसरे हैं प्यारे छात्रों अवृत्ताकार। ओष्ठीय स्वर। देखिए यहां वृत्ताकार में अगर आप इसको तोड़ेंगे थोड़ा सा, वृत्त प्लस आकार, यानी जो मुख है वृत्त यानी गोल बिल्कुल खुलता हो। जब कभी भी हम किसी स्वर का उच्चारण करें और अगर वो गोल खुल रहा है तो वृत्ताकार ओष्ठीय स्वर हो, जैसे ओ, ऊ, ये क्या है वृत्ताकार है। तो यहां ध्यान देंगे, वृत्ताकार, वृत्त आकार के रूप में जब ओष्ठ की आकृति बन जाए, आकृति बने, तो इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और मेरे प्यारे छात्रों, इनकी जो संख्या है वो 4 है। एक ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये जो है आपके 4 जो है वृत्ताकार स्वर है। इन्हीं वृत्ताकार स्वरों को वृत्तमुखी स्वर भी कह देते हैं। इनको वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। दूसरा देखेंगे अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब होता है, अ होता है बिना, यानी बिना वृत्त के मुख का आकार जो है। देखो, अ प्लस वृत्त प्लस आकार, अ माने नहीं, यानी वृत्त के आकार में, और क्या नहीं वृत्त के आकार में, ओष्ठ। जब ओष्ठ की आकृति वृत्त के आकार में न हो, यानी किसी भी रूप में हो जाए, तो उसको हम अवृत्ताकार स्वर के रूप में जानते हैं, या इसी को मेरे प्यारे छात्रों अवृत्तीय, अवृत्तीय ओष्ठीय स्वर भी कह देते हैं। अब इसके 4 के बाद में जितने भी बचे हुए हैं, बच कितने गए 7। ये जो 7 जो स्वर हैं ये ओष्ठीय यानी अवृत्ताकार ओष्ठीय स्वर हैं। इसमें आ जाएगा प्यारे छात्रों, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। छोटा ओ बड़ा ओ इसमें है, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ इसमें है। आप देखेंगे इसमें कितने हुए, 3, 3, 6 और एक और वही आपकी जो है 7 में ऋषि।
तो मेरे प्यारे छात्रों, ये अवृत्ताकार या अवृत्तीय ओष्ठीय स्वर भी कहते हैं इनको जो है। तो ये जो है हमारे ओष्ठ की बनावट के आधार पर स्वर है जो है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा स्वर का आधार हम देखते हैं इसमें। देखिए प्यारे छात्रों, स्वर का ही विभाजन देखना है हम जो है। एक होता है जीभ की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के आधार पर स्वर का विभाजन। एक हमारा यह है जीभ, यानी अगर हम देखें मुख का सबसे जो क्रियाशील जो भाग होता है वो जीभ होती है हमारी जो है। तो यहां पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो जीभ है मुख का सबसे क्रियाशील भाग है। पहली बात, जो जीभ होता है मांसपेशियों का बना हुआ होता है और इसी आधार पर जो है स्वर का भी कुछ विभाजन है। अब एक मैं इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण लेकर के चलता हूं, उसको देखते हैं। मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, ये मान लीजिए कोई एक ये विद्यालय है, ये जो है ये हमारा स्कूल है, विद्यालय है। और मान लीजिए यहां कोई भी 3 छात्र खड़े हुए हैं। ये 3 छात्र यहां पर ये खड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे और तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, जो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब तीनों छात्रों को मैंने यहां से दौड़ाना प्रारंभ किया, यहां से जो है दौड़ाना इनको प्रारंभ किया। तो यहां जब ये पहुंचते हैं तो एक छात्र यहां है, एक यहां है और एक यहां है। तो आप देखेंगे सबसे आगे कौन सा छात्र है, ये मान लीजिए A B C। सबसे आगे कौन सा छात्र है, A, यानी अग्र। फिर बीच में ये है, बीच का मतलब मध्य। फिर C है यानी पश्चिम। तो 3 छात्र थे, 3 आधार पर उनका क्रम आया। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर भी जो स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रस्वर है यहां पर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, एक है अग्रस्वर, मध्य स्वर और एक है प्यारे छात्रों यहां पर पश्च स्वर। तो कभी भी अगर पेपर में पूछा जाए कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने हैं, तो कितने हैं, 3 हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा इसमें आपका जो है एक पश्च स्वर है। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अग्रस्वर की बात करते हैं। यदि कभी भी जब हम बोल रहे हों और उस समय यदि जीभ का अगला भाग किसी स्वर में अधिक बार उच्चारित हो रहा है, अधिक बार प्रयोग में आ रहा है, तो वह स्वर होते हैं अग्रस्वर। ध्यान देंगे, यदि स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग क्रियाशील है तो उस स्वर को हम कहेंगे अग्रस्वर। यदि जीभ का मध्य भाग किसी भी स्वर को उच्चारित करने के समय क्रियाशील है, ये 3 भाग, तो उसे कहेंगे हम जो है मध्य स्वर। या फिर बता दे रहा हूं, ये जीभ का भाग है, ये मैंने बना दिया एक रूप में। अगर कभी भी ये भाग यानी अग्रभाग क्रियाशील है
कब क्रियाशील हो? स्वर का उच्चारण करते समय। तो मेरे प्यारे छात्रों, उसे कहेंगे हम अग्रस्वर कहेंगे। इसको हम कहते हैं अग्रस्वर के रूप में जानते हैं। और अग्रस्वर में अगर हम बात करें तो इसमें ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और ऋषि। ई, बड़ी ई, ए और ऋषि, ये मेरे प्यारे छात्रों अग्रस्वर होते हैं। ई, ए और ऋषि। यदि स्वर का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील है, कौन सा क्रियाशील है? मध्य भाग क्रियाशील है, तो उसको कहेंगे हम जो है मध्य स्वर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? मध्य स्वर। और इसमें केवल एक ही आता है अ। कौन सा आता है इसमें? अ। और देखिए, यदि स्वर का उच्चारण करते समय पश्च भाग क्रियाशील है, मेरे प्यारे छात्रों, उसको हम कहेंगे पश्च स्वर कहेंगे। उसको जो है उसको कहेंगे पश्च स्वर। इसमें बड़ा आ, अब आप देखेंगे ई यहां पर आ गई है, यहां छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, इसमें आ जाएंगे। गिनेंगे 3, 4, 5 और गिनेंगे 3, 4, 5 और यहां 1, कुल कितने हो गए? 11। मैं बता रहा हूं, फिर दोबारा समझने की कोशिश करें। जीभ जो है मुख का सबसे क्रियाशील अंग होता है या भाग होता है, और इसी आधार पर हमने जो स्वर है हमारे, उनको 3 भागों में बांटा हुआ है: अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र का मतलब है जब कभी भी स्वर का उच्चारण करें, आगे वाला भाग हो, मध्य का है तो मध्य स्वर, पश्च है तो पश्च स्वर है। अग्रस्वर में 5 है: ई, ए और ऋषि, और मध्य में केवल अ है, और पश्च में आ, ऊ, ओ और अ है। तो यह है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर विभाजन। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे छात्रों। देखिए, एक होता है तालु के आधार पर स्वरों का विभाजन है। फोर्थ देख रहे हैं हम जो है तालु के आधार पर स्वर का विभाजन। देखिए, सबसे पहले हम यहां मेरे प्यारे छात्रों तालु को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, जैसे हमारे दांत होते हैं, एक ऊपर की ओर दांत होते हैं, जैसे ये दांत हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर, ये वाले भाग जो ये दांत वाले भाग हैं। ये अगर देखें टीथ, ये दांत हैं। दांतों के जस्ट ऊपर वाला भाग देखेंगे मसूड़ा होता है। इसके ऊपर वाले ये 2 भाग देखेंगे, ये मसूड़ा है। इसी मसूड़े को मूर्धा कहते हैं, इसी को मूर्धा कह देते हैं। ये मसूड़ा है, इसी को मूर्धा, मुर्दा मत कह दीजिएगा, मूर्धा है। अब देखो, इसके ऊपर वाले भाग में जाएंगे, मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला भाग, ये ऐसे जो होता है, ये जो ऐसे है, ये वाला जो ऐसे वाला जो भाग है,
ये भाग मेरे प्यारे छात्रों तालु कहलाता है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये तालु होता है, और इसी तालु के निचले भाग पर ये जीभ होती है। यहां पर ये जीभ है। ये वाला भाग जो मेरे प्यारे छात्रों जीभ होती है, ये वाला भाग जीभ है। अब देखिए, जब कभी भी हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हो सकता है ये जीभ इस भाग से जाकर के लग जाए, हो सकता है ये जीभ यहां जाके लग जाए, यहां पर जाके लग जाए। तो जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है ये तालु को स्पर्श करती है। तो इसी स्पर्श के आधार पर जो है हमने स्वर का विभाजन किया है, 4 रूपों में विभाजन किया है। अब ये बात आती है मेरे प्यारे छात्रों कि 4 रूप कैसे कैसे हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखते हैं, अब जो है 4 कौन कौन से भाग हैं उन पर बात करते हैं। अब देखें मेरे प्यारे छात्रों, जैसे ये मैंने एक तालु बना लिया, ये तालु बना लिया। अब देखो, जब ये तालु, ये जीभ अगर तालु से आगे वाले भाग से स्पर्श करे, ये जीभ है और मान लीजिए आगे वाले भाग से स्पर्श कर रही है, यहां ये आपकी जीभ है, और देखिए जीभ तालु के अग्रभाग से स्पर्श कर रही है। अब मेरे प्यारे छात्र, जब स्पर्श कर रही है तो अब आप देखेंगे यहां पर मुख क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसे देखिए, तो इस स्थिति में जो मुख है बंद की स्थिति हो जाएगी। ठीक, एक ये कंडीशन बन सकती है, ये बंद की स्थिति हो गई। दूसरी कंडीशन, एक ये तालु वाला भाग है, और मान लीजिए जीभ का पश्च भाग तालु के पश्च भाग से अगर संपर्क करें, ऐसे करके जीभ है, जीभ का जो भाग है, अगर जो जीभ है पश्च भाग से संपर्क करें ऐसे, तो अब आप देखेंगे यहां जो जीभ है, मान लीजिए इधर ऐसे करके पश्च भाग से जीभ यदि तालु के पश्च भाग को स्पर्श करे तो ऐसी स्थिति प्यारे छात्रों मुख खुला रहेगा। जो मुख है मुख खुला रहता है। अभी और भी कंडीशन होने की पहले भी को समझते हैं। तो 2 कंडीशन देखिए। देखो प्यारे छात्रों, जब मुख बंद की स्थिति होती है तो इस स्थिति को कहते हैं संवृत। मेरे प्यारे छात्र, इसको क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं। कि जब कभी भी जीभ का अग्रभाग तालु के अग्रभाग को स्पर्श कर रहा है और मुख बंद होने की स्थिति आ जाती है तो उसको मेरे प्यारे छात्रों संवृत स्वर कहते हैं। और संवृत का ही विलोम होता है विव्रत। इसी का विलोम होता है विव्रत स्वर होता है।
तो जब मुख खुला रहता है तो उसको विवृत स्वर, जब मुख बंद रहता है तो उसको संवृत स्वर कहते हैं हम जो है। तो यहां याद रखेंगे इसमें जो है ये विवृत है और ये संवृत की स्थिति है। तो अब यहां पर तालु के आधार पर विभाजन हमने 4 भागों में किया था, तो 2 भाग तो ये हो गए। अब बात आती है संवृत में कौन कौन से आते हैं। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 5 स्वर हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि इसमें है। और जो विवृत स्वर है इसमें केवल एक ही आता है और इसमें आता है आपका बड़ा आ आता है। तो यहां मेरे प्यारे छात्रों ध्यान देना है, ये 2 प्रकार हो गए हमारे जो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बता रहा हूं। चलिए देखें, नेक्स्ट कंडीशन देखा इसी में। अब देखिए तीसरा और चौथा जो भाग है वो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ये तालु है हमारा। अब यदि जीव तालु के मध्य भाग को स्पर्श कर ले, अब जीव है तालु के मध्य भाग को स्पर्श करे, ऐसे जीव है, जीव का भी मध्य भाग तालु का भी। तो अब देखेंगे जीव का मध्य भाग तालु के मध्य भाग को स्पर्श करे, तो 2 स्थिति बन गई। कौन कौन सी स्थिति बन गई? इधर देखेंगे प्यारे छात्रों मुख आधा खुल रहा है, इधर देखेंगे ये पीछे वाला मुख का भाग हो जाएगा, इधर मुख जो आधा बंद है। तो यहां हो जाएगा ये जो है, ऐसी स्थिति में आधा मुख खुलता है। तो आधा मुख खुलता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको प्यारे छात्रों कह देंगे अर्ध विवृत, इसको कह देंगे अर्ध विवृत स्वर कह देंगे। और इस स्थिति में क्या, आधा भाग बंद है। तो मेरे प्यारे छात्रों इसको कह देंगे अर्ध संवृत कह देंगे। और स्वर की बात करें तो स्वर, तो 2 स्थितियां निकल के आ गई, तीसरी स्थिति ये निकल के आ गई उसमें, और चौथी स्थिति हमारे प्यारे छात्रों ये निकल के आ गई। जीव का मध्य भाग जब तालु के मध्य भाग से स्पर्श करता है तो मुख का आधा भाग खुला रह जाता है, आधा बंद रह जाता है। तो आधा जो खुला रहता है अर्ध विवृत है और जो बंद रह जाता है वो अर्ध संवृत होता है। अब यदि बात करें हम अर्ध संवृत की बात करें प्यारे छात्रों, इसमें जो 3 स्वर आते हैं अ, ए और औ इसमें है, और इसमें देखेंगे अर्ध संवृत में ए और ओ, इसमें ये 2 है। तो इस तरह से मेरे प्यारे छात्रों यहां पर आपको ध्यान रखना होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए यहां पर हमने देखेंगे प्यारे छात्रों, तालु के आधार पर हमने 4 प्रकार देखे। एक देखा हमने इसमें संवृत स्वर देखा, एक देखा इसमें विवृत स्वर देखा, एक प्यारे छात्रों अर्ध संवृत स्वर देखा, एक मेरे प्यारे छात्रों अर्ध
विव्रत स्वर देखा, और जो समृद्ध स्वर था इसमें 5 थे, ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। और जो विव्रत स्वर था उसमें 1 था, और वो कौन सा था? बड़ा आ। यदि इसमें देखते हैं हम अर्ध समृद्ध की बात करते हैं, जो आधा अर्ध समृद्ध बता चुका था, आधा खुला हुआ भाग, इसमें अ, ए और अ। इसमें बात करें हम 2 थे, इसमें ए और ओ। इसमें कितने? 3, 5, 6 और 5, 11। इस प्रकार से प्यारे छात्रों हम तालु के आधार पर विभाजन करते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला देखते हैं हम स्वर के विभाजन में जाति के आधार पर स्वर का विभाजन। देखिए प्यारे छात्रों, जाति का मतलब होता है एक रूप के आधार पर। तो इस आधार पर जो आपके जो स्वर हैं वो 2 तरह के, एक सजाती स्वर और एक विजाती स्वर। ध्यान रखेंगे, यहां 2 तरह के स्वर हैं आपके। एक स्वर होगा प्यारे छात्रों सजातीय स्वर होंगे, और दूसरा मेरे प्यारे छात्रों विजातीय स्वर होंगे। देखिए क्या होते हैं, देखेंगे स प्लस जातीय या जाति। स माने समान जाति के, और समान जाति के क्या? स्वर। तो जब समान जाति के स्वर हों तो उसको हम कहेंगे सजातीय स्वर कहेंगे, यानी एक जैसे हों। और देखिए इसको अगर देखेंगे वे प्लस जाति प्लस स्वर को देखिए, ये वे माने बिना, बिना जाति के स्वर, यानी वो एक जैसे स्वर नहीं होंगे, ये एक समान स्वर नहीं होते हैं। इसमें हम कह सकते हैं एक जैसे स्वरों की स्थिति नहीं। दूसरा हम इसको अगर और दूसरे तरीके से पढ़ें तो देखो दीर्घ संधि के स्वर, दीर्घ संधि में प्रयुक्त होने वाले स्वर। अब दीर्घ संधि में कौन से होते हैं? एक ही जाति के होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? अ या आ, ई या ई, ऊ या बड़ा ऊ। ये मेरे प्यारे छात्रों ये जो रहते हैं आपके समान जाति के स्वर होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। आप देखेंगे अ प्लस अ बड़ा ई बनता है, अ प्लस आ बड़ा ई बनेगा, बड़ा प्लस बड़ा बड़ा ही बनेगा। एक समान जाति के, यानी एक जैसा बनाते हैं हमेशा, इसीलिए इसको कहते हैं हम सजातीय स्वर के रूप में जानते हैं। वही देखेंगे विजाति, इनको छोड़कर के जितने भी स्वर हैं सजातीय को छोड़कर अन्य स्वर। अब अन्य स्वर कौन कौन से हैं आपका? इसके बाद में छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा और इसके बाद में आप देखेंगे ए ओ औ, ये सब आ जाएंगे, और एक आपका ऋषि का भी रूप इसमें ही आ जाएगा। तो विजाती हैं। क्यों है विजाती? क्योंकि ये एक जैसे जो स्वर होते हैं उनसे नहीं,
असमान स्वरों की सहायता से बने हैं, सहायता से बने हैं। जैसे अगर देखें, अगर मेरे प्यारे छात्रों, अगर मैं ए की बात करूं, इसकी जो है, अगर हम ए की बात करें, इसकी जो बात करें, इसमें जो है अगर, तो ये भी विजाती, जैसे आप देखेंगे महेश, एक मैं शब्द ले रहा हूं महा प्लस ईस, यहां देखेंगे बड़ा प्लस बड़ी ई, तो ए जो रहता है अ या आ के साथ में ई या बड़ी ई के आने से बनता है। अब आप देखेंगे दोनों अलग अलग स्वर हैं, वहीं अगर हम बड़ी ए की बात करते हैं तो इसको अगर देखते हैं तो ये अ या आ के साथ में ए या ए के आने से बनता है। और वहीं प्यारे छात्रों, यदि मैं ओ की बात करता हूं तो ये अ या आ के साथ में ऊ या बड़ा ऊ आने से बनता है। तो देखें दोनों अलग अलग स्वर हैं। वहीं बड़े ओ की बात करता हूं मैं जो है, तो अ या आ के साथ में ओ या अ के आने से बनता है। तो देखेंगे यह एक समान नहीं है, दोनों स्वर जो है बन रहे भिन्न भिन्न स्वरों से बन रहे हैं। इसीलिए प्यारे छात्रों, इनको हम विजातीय स्वर कह देते हैं और इनको हम सजातीय स्वर के रूप में जान लेते हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जो है, एक और स्वर का भेद है, छठवां, अनुनासिकता के आधार पर। स्वर। अब सबसे बड़ी बात आ रही है प्यारे छात्रों, अनुनासिकता क्या है। एक आपने देखा होगा, जैसे आ के ऊपर बनाया तो ये चंद्र बिंदी देखी होगी, तो यही जो चंद्र बिंदी है या बिंदु है, यही अनुनासिक स्वर होता है। ये आपका जो मेरे प्यारे छात्रों अनुनासिक स्वर है ये जो है। अब देखो एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बताने के लिए यहां से जा रहा हूं, ध्यान दो। जैसे एक पढ़ा था हमने अंग और एक बड़ी अंग, ये इस तरह से देखो, ये जो ऊपर बिंदी रखी हुई है इसका महत्व तो मैं अभी अगली क्लास में बताऊंगा। इसको कहते हैं हम अनुस्वर, ये है हमारा अनुस्वर है। और देखो जो अनुस्वर होता है ये एक तत्सम रूप होता है किसी का। तत्सम का मतलब एक संस्कृत रूप होता है किसी का, और ये तो आप जानते हैं ये विसर्ग है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो अनुस्वर है इसका जो तत्सम है, ये अनुस्वर तत्सम, इसी का जो तद्भव रूप है, वह जो तद्भव रूप अनुनासिक होता है। तो कभी ये पूछा जाए अनुस्वर का तद्भव क्या है, तो अनुनासिक है, यानी बिंदी ये जो रखी हुई इसका जो तद्भव है चंद्र बिंदी होती है। ये आपका इसका तद्भव का मतलब परिवर्तित हिंदी रूप है, ये इसका हिंदी रूप होता है प्यारे छात्रों जो है। तो यहां इस बात का भी ध्यान रखना होगा। जैसे देखते हैं इसका प्रयोग किस तरह से होता है। जैसे देखो कभी भी किसी स्वर के ऊपर मात्रा लगी होगी तो वहां पर बिंदी प्रयोग करते हैं, और जहां कहीं पर भी अगर मात्रा न लगे वहीं चंद्र बिंदी प्रयुक्त हो सकती है। जैसे अगर हम ये लिखें, पहले लिख देता अ आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ डॉट डॉट डॉट। अगर हम यहां पर देखें इसके ऊपर हम चंद्र बिंदी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं होगी, इसके ऊपर क्या बिंदी, इसके ऊपर कर सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं। अब देखिए जिनके ऊपर मैंने ये बिंदी प्रयोग की है ये जो है अब जो है बन गए ये अनुनासिक स्वर हो गए।
क्या बन गए? अनुनासिक स्वर बन गए। ये अब अनुनासिक स्वर है। अगर मैं इन पे से बिंदी हटा दूं, जैसे अ, आ, ई, अगर ऐसे लिखे ये डॉट डॉट डॉट, तो अब देखो प्यारे छात्रों, इसको हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर कहते हैं इनको। निर्नुनासिक का मतलब है कि बिना अनुनासिक के। निर्नुनासिक का मतलब होता है बिना अनुनासिक के। तो मेरे प्यारे छात्रों, पूछा जाए निर्नुनासिक स्वर क्या है, तो ऐसे स्वर जिनके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं है, प्रयोग नहीं की जा रही है, वो निर्नुनासिक स्वर हैं। जिनके ऊपर चंद्रबिंदी प्रयोग की जा रही है वो अनुनासिक स्वर बन जाते हैं। तो ये होता है आपका अनुनासिक स्वर होता है, ये इस तरह से निर्नुनासिक होता है। और इसका जो रूप है, तद्भव रूप है, यही आपका अनुनासिक स्वर का रूप होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज के हमने इस अपनी क्लास में जो है स्वर का विभाजन पढ़ा। और देखिए, मैंने आपको पूरा विस्तार रूप से हिंदी का बता करके चल रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आएगा। अब जो नेक्स्ट जो हम क्लास में देखेंगे, इसके बाद में एक व्यंजन को देखेंगे, एक अंग और एक इसका भी महत्व हम जो है अगली क्लासों में अपनी में देखेंगे जो है। तो तब तक आप जो है खुद को स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद।